ध्यान रखनी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक है, आ तो रहा है ना, नहीं पीछे करना ही नहीं है ना, आ तो रहा है ना। चलो देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। अपन ने कल कहाँ तक देख लिया था, अच्छा सारा क्लियर हो गया था। आज स्टीफन लॉ, अच्छा स्टीफन लॉ पढ़ लिया था अपन ने। देखो स्टीफन लॉ में ये बताया गया था कि जो ई है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टी की पावर 4 के। तो ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4। ये जो है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है ना। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ एक बात को आप समझो थोड़ा सा ना, अब ध्यान देना। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक डाला था, रेट ऑफ रेडिएशन है ना, रेट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इमिशन है ना, रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ इमिशन, ऑफ इमिशन। ध्यान दो बेटा, रेट ऑफ रेडिएशन क्या होती है, इसका मतलब एक चीज तो पता लग गया हमारे को। यहां इस शब्द से ही क्लियर हो रहा है, रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब हो गया कि ऊपर तो क्या आएगी, रेडिएशन एनर्जी आएगी। बोलो क्या आएगी, रेडिएशन एनर्जी या हीट आएगी। अरे यार मेरी बात को समझो ना आप। और नीचे रेट का मतलब होता है डी अपॉन डी टी। अरे रेट का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी टी। रेट कहीं भी वर्ड आ जाए प्यारे बच्चों, उसका मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी टी। रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी टी। अब रेट ऑफ क्या है बेटा, रेडिएशन, यानी कि सॉरी डी टी आएगा ना यहाँ पे, डी अपॉन डी टी। और बताओ हीट क्या हो जाएगी, क्यू। मतलब अपने को ये फाइंड करना है डी क्यू अपॉन डी टी। बोलो क्या फाइंड करना है, डी क्यू अपॉन डी टी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो आप पहले देखो कि न्यूमेरिकली क्वेश्चन इसका किस प्रकार से आएगा, इस फॉर्मूले से भी आता है। अब यहाँ पर थोड़ा इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉर्मूले को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। देखो मॉडिफाई कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप समझो बेटा। आप ये समझो कि मेरे पास में ना ये ब्लैक बॉडी है। बोलो क्या है बेटा, ये ब्लैक बॉडी है ना। क्योंकि देखो मैंने आपको कल भी बताया था, हालांकि ये एप्लीकेबल ओनली किसके लिए होता है, ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन वो आपको बताया था मैं ये सबके लिए लगा देते हैं पर। अच्छा जब सबके लिए लगाते हैं तो यहाँ पर वो लिखवा दिया था हमने इनसाइड कि ई आर का यूज करते हैं। बताओ क्या यूज करते हैं, ई आर का यूज करते हैं फॉर अदर बॉडी। अब सुनो, ये ब्लैक बॉडी है मान लो, इसका टेम्परेचर मान लो टी है। बोलो कितना है, टी। बेटा मानो ये सराउंड है, बोलो ये क्या है, सराउंड है, इसका टेम्परेचर है टी नॉट। बोलो क्या है इसका टेम्परेचर, टी नॉट। आगे मेरी बात समझे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि टी की वैल्यू टी नॉट से ज्यादा है। बोलो किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू किससे ज्यादा है, टी नॉट से ज्यादा है, ये मान के चलो आप। अब मुझे एक बात बताओ, टी की वैल्यू टी नॉट से ज्यादा है, मतलब ये क्या है, ब्लैक बॉडी किस पे है, हाई टेम्परेचर पे। ब्लैक बॉडी किस पे है भाई, हाई टेम्परेचर पे। और सराउंड किस पे है, लो टेम्परेचर पे। आप एक बात याद करो, प्रीवोस्ट थ्योरी याद करो। प्रीवोस्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो भी 0 केल्विन से ऊपर है वो हमेशा हीट को क्या करता है, इमिट करता है। मतलब ईच जो ऑब्जेक्ट है ना वो हीट को क्या करता है, इमिट करता है। अब बताओ ये लो टेम्परेचर है तो ये भी हीट को तो क्या करेगा, इमिट करेगा, और ये भी हीट को क्या करेगा, इमिट करेगा। लेकिन ये ज्यादा इमिट करेगा और ये क्या करेगा, कम इमिट करेगा। अरे यार यस और नो बेटा। यानी कि फाइनली क्या होगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, हो क्या रहा है थोड़ा सा आप समझना इसको। हो सकता है थोड़ी सी देर आप विचलित हो, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बाहर निकले माइंड से, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ से वो चीज़ आप देखना, थोड़ा सा इसको मैं डिस्टेंस पे बनाऊँ मत बनाऊँ, रहने दो, समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब समझो होगा क्या बेटा, ये रेडिएशन को इमिट कर रहा है, ठीक है। बताओ जो ये रेडिएशन को इमिट करेगा उसको लेगा कौन, अरे सराउंड लेगा। अरे यस और नो भाई। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ पूरी यूनिवर्स में 2 ही ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, एक तो सराउंड है और एक ब्लैक बॉडी है। अब बताओ ये जो हीट इमिट कर रहा है इसको लेगा कौन, सराउंड लेगा। और सराउंड भी क्या कर रहा है, हीट इमिट कर रहा है, उसको कौन लेगा, ब्लैक बॉडी लेगी। अब आपको यूं लग रहा होगा ना कि सर ब्लैक बॉडी तो ले ही नहीं सकती क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, बात तो सही है आपकी, लेकिन वो नेट रिजल्ट पढ़ते हैं हम आज दिन तक जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, नेट रिजल्ट। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। सुनो, ये हीट इमिट कर रहा है तो इसको कौन लेगा भाई, इसको लेगा सराउंड। ये जो हीट इमिट कर रहा है इसको कौन लेगा भाई, ये लेगा ब्लैक बॉडी लेगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब मान लो जो ये हीट इमिट कर रही है, इस हीट को आप मान लो क्या मानो बताओ, E1 मान लो, है ना, E1 मान लो इस हीट को जो इमिट कर रही है, या IBD मान लो इसको, ठीक है ना। IBD का मतलब क्या है, आइडियल ब्लैक बॉडी, है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी, ये हीट इमिट कर रही है। और इसको मान लो आप ES थोड़ी देर के लिए। अरे क्या मान लो, ES। अच्छा अगर आपके लिए वर्ड ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हम मान लो E1 क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने क्या माना है, T माना है, चलो कोई बात नहीं है। इसको मान लो E1 और इसको क्या मान लो आप, E0 मान लो। इसको क्या मान लो बेटा, E0 मान लो, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या माना है हमने, T0 माना है, ठीक है।
सर इसको ई मान लो ना, क्योंकि इसके T1 नहीं माना आपने, तो इसको E1 मान लो। E1 इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि मैं नेट हीट को ई मानूंगा, नेट हीट को क्या मानूंगा, ई को, तो मैंने बचा रखा है। अब एक काम करता हूं मैं ना, स्टीफन लॉ लगाता हूं यहाँ पे। देखो हो क्या रहा है तुम बताओ, ये भी हीट इमिट कर रहा है, ये इमिट कर रहा है, उसको तो कौन ले रहा है, सराउंड। सराउंड इमिट करेगा, उसको कौन लेगा, ब्लैक बॉडी लेगी, ठीक है ना। लेकिन एक सेकंड में, अब मेरी बात को समझना, जो मैं बहुत बड़ा शब्दावली बोल रही हूँ, तभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रेडिएशन। एक सेकंड के अंदर ये हीट ज्यादा इमिट कर रहा है और एक सेकंड के अंदर ये हीट कम इमिट कर रहा है। एक सेकंड के अंदर ये जो इमिट कर रहा है वो हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यानी कि एक सेकंड में ये हीट को गेन तो कम कर रहा है, लेकिन इमिट क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। एक सेकंड में हीट को गेन तो क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, लेकिन इमिट क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। तो नेट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई है मेरी? सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे मैं E1 का फॉर्मूला लगाता हूं बाय स्टीफन लॉ। किसका, बाय स्टीफन लॉ। तो E1 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा और T4, T की पावर 4, ओनली T की पावर 4। पूछो क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है बेटा, T। इसी प्रकार से मैं जो फॉर्मूला है वो E0 का लगाता हूं, तो बताओ E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा T0 की पावर 4। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन है, तो E1 ज्यादा है और E2 क्या है, कम है। अरे E1 ज्यादा है क्योंकि E1 तो कौन इमिट कर रहा है, ब्लैक बॉडी कर रही है, और E0 कौन इमिट कर रहा है, सराउंड कर रहा है। तो E1 क्या है, ज्यादा है, और E0 क्या है, कम है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं नेट इमिट। बोलो किसकी बात कर रहा हूं, नेट इमिट। नेट इमिट की बात कर रहा हूं, नेट इमिट बाय ब्लैक बॉडी, बाय ब्लैक बॉडी। नेट इमिट की मैं बात कर रहा हूं ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, नेट इमिट की बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ नेट जो इमिट है वो कितना हो जाएगा, तो नेट इमिट ये हो जाएगा, बताओ ज्यादा कौन सी है दोनों में से, बताओ वैल्यू, बोलो ना ज्यादा कौन सी है। तो बोलोगे सर E1 ज्यादा है और E0 क्या है, कम है। अरे यही बात है ना, तो E1 ज्यादा है तो बोलो क्या हो जाएगा बेटा, E1 माइनस E0। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या हो जाएगा, E1 माइनस E0। बोलो यस और नो, बोलोगे यस सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो बताओ E1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे सिग्मा T की पावर 4 माइनस सिग्मा T0 4। बोलो यस और नो प्यारे बच्चों, है ना। तो क्या सिग्मा कॉमन आ रहे हैं क्या, तो बताओ सिग्मा कॉमन आ रहा है, तो T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया है क्या? ये क्या चीज है, ये है नेट इमिट हीट है, नेट इमिट हीट। अब इसका मतलब ये है ब्लैक बॉडी थोड़ी सी हीट ले भी रही थी और ज्यादा हीट क्या कर रही थी, इमिट कर रही थी, क्योंकि वो क्या थी, हाई टेम्परेचर पे थी। अब बताओ पूरी लॉजिकल बात आपको समझ में आ गई क्या? मतलब नेट इमिट हीट का फॉर्मूला कितना आ गया, बोलो बेटा, E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 4। अब यहाँ एक बात को समझो आप, सर बताओ, यहाँ इस बात को समझो कि अगर T0 जीरो होता, T0 क्या होता, जीरो होता, मतलब सराउंड का टेम्परेचर कितना होता, 0 केल्विन, तो बताओ पूरी की पूरी हीट क्या होती, इमिट ही होती। ये कोई मतलब कि गेन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैंने आपको प्रीवोस्ट थ्योरी जो पढ़ाई थी तब मैंने एक बात बोला था कि कहीं जगह इसको ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एबव 0 केल्विन पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट एबव क्या है, 0 केल्विन पे है, तो हीट को क्या करता है, इमिट करता है। अब वहां पे मैंने ये भी समझाया था, फिर तो आप बोलोगे सर 0 केल्विन से ऊपर हल्का सा टेम्परेचर तो माइनस में गया। तो मैंने आपको याद करो, मैंने बोला था बर्फ भी जो है ना वो हीट को क्या करती है, इमिट करती है। बस बात ये है कि पर सेकंड वो इमिट क्या करती है, बहुत कम, और गेन क्या करती है, बहुत ज़्यादा। अरे आ गई क्या मेरी बात समझ में? तो आप इस बात को पूरा का समझो। तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस क्या हो गया, T0। बताओ ये क्लियर हो गया कि बेटा ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, सब बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से कुछ बातें आप समझो। ये तो किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए। अदर बॉडी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, अदर बॉडी के लिए क्या आ जाएगा, ER। अरे ER लगा देंगे। अब आप इस पूरे, ये तो मैंने समझाया है आपको, केवल इसको पूरे का छोड़ो, क्योंकि इसलिए समझाया है क्योंकि एक फॉर्मूला तो लिख रहा हूं मैं ये, और एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ये, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि सर ये क्या चल रहा है। आप कभी तो फॉर्मूला ये बता रहे हो, कभी फॉर्मूला ये बता रहे हो। इसका मतलब है ये फॉर्मूला तो तब वैलिड है जब हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना हो बेटा, T0 कितना हो, 0। अरे हमारा जो T0 है वो कितना हो, 0, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। क्या मेरी बात यार समझ में आ रही है क्या आप लोगों के? लेकिन बेटा अगर सराउंड का टेम्परेचर आपको साथ में दिया हुआ हो तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। किसका टेम्परेचर, सराउंड का टेम्परेचर दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और सराउंड का यहाँ जो T है ना, ओनली किसका टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है। यहाँ पे T किसका टेम्परेचर है, बॉडी का, T0 किसका है,
सराउंड का टेम्परेचर है। लेकिन मेरे कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो मैंने अभी तक तो एक ही फॉर्मूला लिखा है बस। अब मैं चाहता तो इस लाइन के बाद इसको डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन वही आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे। अब मेरी बात को समझो, लेकिन मैं तो क्या निकालना चाहता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी निकालना चाहता हूँ। बोलो क्या निकालना चाहता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी। बोलो ना यस और नो बेटा। अब मेरी बात को समझो आप, डी क्यू अपॉन डी टी निकालने के लिए मेरे को ई का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ ई मुझे पता है क्योंकि ई की जो यूनिट है मैंने पढ़ी थी जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड। यहाँ ई की यूनिट क्या पढ़ी थी मैंने, जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये समझो कि ई को मैं लिख सकता हूँ क्यू ए टी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बताओ यस और नो। बोलो ना यार, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ से क्यू की बात करूँ तो बोलो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी की बात करूँ तो बोलो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अब बताओ ये क्या हो गया, क्यू अपॉन टी हो गया। कि क्यू अपॉन टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब बताओ ये डी क्यू अपॉन डी टी को पढ़ के बताओ क्या है ये। अरे रेट ऑफ इमिशन हो गई ना ये। अरे यस और नो, क्योंकि डी अपॉन डी टी आ गया तो मुझे यही तो निकालना था क्या, डी क्यू अपॉन डी टी। तो अब आपको सर हमें क्या करना है, ये जो आपने पढ़ा है इसका क्या करना है, आप तो ये बताओ सीधे तौर पे। देखो बेटा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको ओनली ऑब्जेक्ट का जो है टेम्परेचर गिवन हो। ठीक है सर, समझ गए। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बेटा जी आपको तब लगाना है जब आपको बॉडी का टेम्परेचर और सराउंड का टेम्परेचर गिवन हो। और आपको मैं बता दूं सर ये कब लगाना है, रेट ऑफ इमिशन पूछे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से अगर हीट भी पूछे तो ये भी यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से बेटा फिर ये लगा देंगे ऊपर वाला जो टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे यस और नो बेटा, मतलब ये दोनों फॉर्मूले रेंडमली हमारे चलते रहेंगे। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, ये जो लॉ है ना ये इंपॉर्टेंट भी है। स्टीफन लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना। किससे, स्टीफन लॉ से। आप ये देखो स्टीफन लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन आने का कारण ये भी है क्योंकि पूरे रेडिएशन के अंदर, किसके अंदर, पूरे रेडिएशन के अंदर सबसे ज़्यादा थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन जो आया है वो किसका है, स्टीफन का ही तो है ना बेटा। तो ये स्टीफन लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन। अब मैं ये तो लिख देता हूँ, ये तो किसके लिए बेटा, फॉर, बोलो क्या, ब्लैक बॉडी। बोलो क्या है बेटा, फॉर ब्लैक बॉडी। आगे मेरी बात समझे। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर मैं बात करूँ फॉर अदर बॉडी, फॉर अदर बॉडी, तो अदर बॉडी के लिए प्यारे बच्चों बता दो तुम्हें फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, डी क्यू अपॉन डी टी है ना, और ई आर और सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बताओ बात समझ आ गई क्या बेटा। ठीक है ना, ये अदर बॉडी के लिए फॉर्मूला हो गया। किसके लिए हो गया बेटा, अदर बॉडी के लिए फॉर्मूला हो गया। यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया क्या बेटा। अब मुझे बताओ ये क्या है, एक तरह से डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, एक तरह से बताओ, रेट ऑफ इमिशन है ना, इमिशन रेडिएशन है। क्या मैं इसको कूलिंग रेट बोल सकता हूँ क्या, आप समझो, इमिट कर रहा है, कूल होगा, ठंडा होगा ना, तो क्या इसको कूलिंग रेट भी बोल सकता हूँ क्या मैं। तो मुझे एक बात बता दो, जो कूलिंग रेट है, बोलो क्या बेटा, कूलिंग रेट है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये कूलिंग रेट का। बोलो यस और नो बेटा। सबके बात समझ आ गई, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टीफन लॉ पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। फटाफट कॉपी कर लो बस। एक यहां पर है ना न्यूटन कूलिंग लॉ, ध्यान रखना आप है ना, न्यूटन कूलिंग लॉ। देखो बेटा न्यूटन कूलिंग जो लॉ है ना कहीं ये लॉ स्टीफन जो लॉ है ना उसी पे बेस है ना, उसी का एक्सपेंड अपन इसको फॉर्म बोल सकते हैं। न्यूटन कूलिंग लॉ डायरेक्ट एक चीज़ बोलता है, न्यूटन कूलिंग लॉ डायरेक्ट क्या बोलता है, एक चीज़। अच्छा पहले वाले में एक और चीज़ याद रखना, पहले एक चीज़ ध्यान रखना, पहले वाला हमारे पास में डी क्यू अपॉन डी टी क्या आया था बेटा, डी क्यू अपॉन डी टी आया था हमारे पास में सिग्मा ए और टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। और कुछ आया था क्या, ये आया था ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। ये तो रेट ऑफ इमिशन हो गया, बोलो क्या हो गया, इमिशन रेडिएशन है ना। तो ये तो रेट ऑफ इमिशन रेडिएशन हो गया। रेट ऑफ टेम्परेचर भी देखना, यहाँ पे रेट ऑफ टेम्परेचर देखना बेटा। रेट ऑफ टेम्परेचर कैसे करता हूँ मैं, इसी को फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करता हूँ, थोड़ा सा देख लेना एक बार ना पीछे वाले में। देखो बेटा मैंने क्या बोला, थोड़ा फॉर्मूले बेस ध्यान रखना है, और थोड़ा सा इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें है स्टीफन लॉ को, तो अगर बाकी सबको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, स्टीफन लॉ को तो जरूर देखना
है ना, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन के ज़्यादा चांस कहाँ से हैं, स्टीफन लॉ से। देखो रेट ऑफ टेम्परेचर की हम बात करते हैं, बताओ किसकी बात करते हैं बेटा, रेट ऑफ टेम्परेचर की हम बात करते हैं। तो रेट ऑफ टेम्परेचर में सब बच्चे ध्यान देना, एक तो ध्यान देना बेटा, रेट ऑफ टेम्परेचर में। तो रेट ऑफ टेम्परेचर में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू आपको पता है एम एस डेल्टा टी होता है। अरे Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी याद करो आप, अरे Q इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, ये तो पढ़ा हुआ है ना। अब बताओ मैं अगर यहाँ डी क्यू लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम एस डी टी। अरे डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एम एस डी टी। अब बताओ डी क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एम एस डी टी, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा डी टी, और इधर क्या आ जाएगा सिग्मा ए और टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बताओ बात समझ में आ गई क्या, अरे यस और नो। अब बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ डी टी अपॉन डी टी अगर मैं निकालूं तो बताओ ये एम एस कहाँ चल जाएगा, नीचे, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे हम, वही रेट ऑफ टेम्परेचर हो गया, अरे यस और नो। तो देखो ये दोनों चीज़ें आ गई, रेट ऑफ टेम्परेचर भी हमने निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया बेटा, रेट ऑफ इमिशन रेडिएशन भी निकाल लिया। बस लोग क्लियर हो गई क्या, बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात नहीं। ये फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, एग्जाम में आ जाए तो यार डी क्यू तो आपको पता है और ये क्यू तो डायरेक्ट आप जानते ही हो। ये फॉर्मूला तो मॉडिफाई किया जा सकता है चंद सेकंडों के अंदर हो जाएगा। बाकी इस फॉर्मूले से फिलहाल क्वेश्चन आ भी नहीं रखे, अगर आए तो भी यार दिक्कत कहाँ है, इस फॉर्मूले में बताओ ना, मॉडिफाई हो जाएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आप किसमें बेटा, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ये लास्ट है। तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ ये बोलता है कि जो कूलिंग की रेट है, बोलो क्या है बेटा, कूलिंग की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। बताओ कूलिंग की रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस कौन कौन सा, जैसे कि मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, बोलो ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है बेटा, सराउंड है। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है टी, और ये क्या है टी नॉट, और माना कि टी ग्रेटर है क्या टी नॉट, अरे जैसे स्टीफन की तरह। तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठंडा होगा, अरे ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठंडा होगा। तो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा तो माइनस डी टी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा एक कांस्टेंट के, और इसको ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट। और ये क्या हो गया, टी माइनस टी नॉट। सर यहाँ माइनस क्यों लग रखा है आगे, कूलिंग रेट है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको अच्छे तरीके से, स्टीफन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किसने किया, न्यूटन ने एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन किया है, ध्यान रखना, किसने, न्यूटन ने। आपके आ जाए कि कूलिंग की रेट को प्रैक्टिकली किसने प्रूव किया, तो ध्यान रखना न्यूटन ने। बोलो किसने किया बेटा, न्यूटन ने। और किससे किया है, ध्यान रखना, बाय कैलोरीमीटर से। दो चीजें याद रखना, बोलो एक्सपेरिमेंटल कूलिंग लॉ को प्रूव किसने किया है, न्यूटन ने। और क्या लेके किया है, कैलोरीमीटर, डबल वॉल कैलोरीमीटर, बस याद रखना नाम आप, डबल वॉल कैलोरीमीटर, बस नाम याद रखना, डबल वॉल कैलोरीमीटर से, ठीक है। तो माइनस डी टी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, के टी माइनस टी नॉट। मुझे बताओ टी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, टी नॉट क्या है बेटा यहाँ पे, सराउंड का टेम्परेचर है, और ये क्या है, कूलिंग रेट है। बोलो ये क्या है बेटा, कूलिंग रेट है। माइनस में क्यों आई वो बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, न्यूटन लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, इस बात को तय करेगा डेल्टा टी। बताओ कौन तय करेगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नहीं लगेगा। हाँ देखो, इसकी डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो किससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, 35, मतलब इनका जो डिफरेंस है ना वो किससे ऊपर नहीं होना चाहिए बेटा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए। या यूं बोलो इसको अलग तरीके से, या तो इससे क्या होना चाहिए, मतलब 35 से क्या होना चाहिए, लेस, या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल। अरे ये दोनों वर्ड सही है इसके लिए, मतलब एग्जाम में ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, एक ही बात है दोनों का। तो ये जो डिफरेंस है ना वो 35, न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंटल बेस एक्सपीरियंस से ये बताया कि मेरा लॉ पूरी तरीके से 100% वैलिड है, 100% सही है। अगर ये टेम्परेचर किससे ऊपर है बेटा, 35 से कम है, 35 से ज़्यादा है तो मेरा लॉ जो है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, मेरा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि ये सारा डेरिवेशन बेस है, लेकिन हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम रिजल्ट बेस बात कर रहे हैं। हम किस पे बात कर रहे हैं बेटा, रिजल्ट बेस, ताकि ये टॉपिक खत्म हो, क्योंकि हमें डेरिवेशन से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये भी आ सकती है। नेसेसरी कंडीशन क्या है न्यूटन कूलिंग लॉ की, नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर वो किससे कम होना चाहिए, 35 से कम होना चाहिए। दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो एनर्जी इमिट हो ना, इमिट एनर्जी क्या हो बेटा, इमिट रेडिएशन जो इमिट हो ना, एनर्जी इमिट हो ना, वो बाई रेडिएशन होनी चाहिए, बाई रेडिएशन होनी चाहिए, तो ही ये लागू होगा, अदरवाइज लागू
नहीं होगा। जैसे कि आप गर्म लोहे का गोला लो और उसको बाल्टी में रखो और उसमें पानी डाल दो, आप न्यूटन कूलिंग लो। अब बताओ ठंडा तो गोला भी हुआ है, अरे ठंडा तो गोला भी हुआ है। यार मेरी बात को समझो ना, आपने एक लोहे का गर्म गोला लिया, बाल्टी के अंदर आपने डाला, उसके अंदर पानी डाला, तो बताओ ठंडा हो गया ना। अब बोलोगे सर कूलिंग लो लगा दो यहाँ पे न्यूटन का, नहीं लगेगा भाई साहब। क्यों नहीं लगेगा बताओ? क्योंकि ही जो इमिट हो रही है ना हीट, वो बाई रेडिएशन नहीं हो रही, बाई कन्वेंशन मेथड हो रही है। क्योंकि आपको पता है पानी गर्म होगा ऊपर आएगी हीट, अरे यस और नो? तो वो किससे ट्रांसफर हो रही है? कन्वेक्शन मेथड से ट्रांसफर हो रही है, रेडिएशन से ट्रांसफर नहीं हो रही। तो इसकी शर्त है कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है ना, पूरी की पूरी जो हीट है ना, हीट वो किससे ट्रांसफर होनी चाहिए? बोलो बेटा, रेडिएशन से ट्रांसफर होनी चाहिए ना। इमिट किससे होनी चाहिए? बाय रेडिएशन मेथड। ध्यान रखना, बाय रेडिएशन मेथड, पूरी की पूरी हीट, तो ही मेरा लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो मेरा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है किसका बेटा? न्यूटन कूलिंग लॉ खत्म, ये लो। बस एक चीज ये याद रख लेना, किसको एक्सपेरिमेंट जो बेस है ना, वो किसने निकाला था बेटा? न्यूटन ने निकाला था। और किससे निकाला था? बाई कैलोरी मीटर से निकाला था। बोलो किससे निकाला था बेटा? बाई कैलोरी मीटर। डबल वोल लिख लेना आप, है ना, डबल वोल। वैसे डबल वोल का इतना डीप पे नाम नहीं आएगा, बस ये याद रखना कैलोरी मीटर से निकाला था, ठीक है। एक और चीज याद रखना, इसका मॉडिफाई, बोलो क्या? मॉडिफिकेशन। इसका मॉडिफिकेशन देखो हम क्या कर रहे हैं। अब हमारे सामने समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या देखना आप, हमारे सामने समस्या है टेम्परेचर 3 आएंगे एग्जाम में। कितने आएंगे? 3 आएंगे। और यहां तो कितने टेम्परेचर की बात हो रही है? 2 की बात हो रही है। हो गई समस्या? अरे हो गई ना? समस्या का समाधान सुनो, मेरी बात को सुनना। पहले तो न्यूटन कूलिंग लेगा, फॉर्मूला याद रह जाएगा बेटा, माइनस डी टी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है ना। और दूसरी बात शर्त मैंने बताई दी कि 35 से क्या नहीं होना चाहिए? ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि या तो इससे कम हो या इसके क्या हो? इक्वल हो। तो और एक बात क्या बताई कि जो इससे हीट इमिट होगी ना, वो किस मेथड से होनी चाहिए? रेडिएशन मेथड से होनी चाहिए, अदरवाइज जो न्यूटन कूलिंग लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत बार तो बेटा इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने बोला रेडिएशन अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, और इसमें फॉर्मूले भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। और सारे फॉर्मूले क्या है? मिलते जुलते टाइप से हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, शब्दों में भी कन्फ्यूजन क्या है? ज़्यादा है। इसको 2-3 बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ये ध्यान रखना ना बेटा। चलो, इसने मॉडिफाई क्या किया? इसने बोला कि हमारे को क्या करता है वो सुनना। हमारे को दिया ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका टेम्परेचर है T1। बोलो कितना है? T1। लेकिन एक बात बताओ, ये तो निरंतर ठंडा हो रहा है। मेरे को लाके बोला कि ये देखो, ये गर्म, कोई लोहे का गर्म गोला करके मेरे पास लेके आ गया कि बताओ भाई देख, इसका टेम्परेचर है ना 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। न्यूटन कूलिंग लॉ से वो कुछ भी पूछ लिया, कोई तो अननोन देगा ही ना। अरे यार इसमें से कुछ तो अननोन देगा वो बोलिए ले के ही बताओ, फाइनल टेम्परेचर बता दिया उसने कि बाद के अंदर ये ठंडा हो गया, इतना हो जाएगा। मैंने 2-3 बार प्रैक्टिकल कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, जब वो मेरे को लाके दिया, मैं इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहा हूँ, तब उसका टेम्परेचर 60 से तो और गिर गया ना। और 8 प्रेजेंट टाइम प्रैक्टिकल तो टेम्परेचर तो 55 ही है। पहले कितना था? फिर कितना आया? यानी कि पहले T1 था, फिर कितना हो गया? T2। और सराउंड का टेम्परेचर कांस्टेंट है T0। सराउंड के टेम्परेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अरे यस और नो? तो अब हमारे पास में टेम्परेचर कितने हो गए? 1, 2 और 3। तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे? तो यहाँ इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि जो T की वैल्यू लो ना आप, वो T की वैल्यू आप लेना T इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 करके। इनका मीन ले लो। T की वैल्यू क्या ले लो? T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 ले लो बेटा। अरे यस और नो? तो एक, अरे यार मेरी बात समझ में आ गई ना। अगर बॉडी के आपको 2 टेम्परेचर दे रखे हो, तो उसका क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? सराउंड का तो 2 दे ही नहीं सकता, हो 2 ही नहीं सकता। सराउंड का तो क्या होगा? 1 ही होगा। और अगर आपको बॉडी के 2 टेम्परेचर दे रखा है, तो उसका क्या निकाल लो बेटा? मीन निकाल लो। मीन निकाल लिया आपने, क्या कर लिया? T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई क्या कर लिया बेटा? 2 कर लिया, और ये T आ गया आपके। बोलो बात समझ आ गई क्या? तो मॉडिफाई फॉर्मूला लिख दो। तो मॉडिफाई फॉर्मूला क्या हो गया? इक्वल टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 और माइनस T0। बताओ ये मॉडिफाई फॉर्मूला समझ में आया है क्या? अरे यस और नो? और इधर क्या हो रहा है? ये dt क्या है? dt भी तो एक प्रकार का है, क्योंकि d को डेल्टा भी लिख सकते हो, ये भी डिफरेंस है। लेकिन ये किसका डिफरेंस है? ये ध्यान रखना, ये ओनली बॉडी का डिफरेंस है, बॉडी के टेम्परेचर का। तो इसका मॉडिफाई फॉर्मूला ध्यान रखना, यहां लिख दो आप T1 माइनस T2। बोला क्या लिख दो? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T। ये एक मॉडिफाई फॉर्मूला आप ध्यान रखना, बस। आगे माइनस नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं हाई में से क्या घटा रहा हूं? फाइनल में से। इनिशियल नहीं घटा रहा यहां पे। अरे फाइनल में से
इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल घटाऊंगा तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, मैंने करा तो वैसे ही है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या था T2 और इनिशियल क्या है T1 और आगे क्या था माइनस, तो माइनस क्या कर देगा, चिन्ह बदल देगा। तो आप तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख लो ना यार, सबसे बढ़िया ये है ना, बस बात ही खत्म, ये सब छोड़ो रामायण, केवल मतलब न्यूटन कूलिंग लॉ में दो फॉर्मूले याद रख लो, एक और एक दो, बस कहानी खत्म। क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T और K T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0। अब इनमें से सब देगा, कुछ ना कुछ पूछेगा, बस हो गया काम। ये तुम्हारा थोड़ा सा और लूंगा टाइम, उतारो। अब एक बात, कुछ बातें यहां से थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको ना बेटा, कुछ बातें क्या ध्यान दो। देखो एक तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर हम ई लेमडा के अंदर और लेमडा के अंदर ग्राफ बनाएं, किसके अंदर, ई लेमडा और लेमडा के अंदर, ठीक है, ये आपको पता है क्या है, स्पेक्ट्रल इमिसिव क्या है, पावर है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ठीक है। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, इनका ग्राफ जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है बेटा, कुछ इस प्रकार से आता है। आपको इस प्रकार का ग्राफ मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताया था, ठीक है। आपको पता है ये देखो, ठीक है, लेकिन देखो ये ई लेमडा और लेमडा के बीच में है, कुछ बातें ध्यान रखना। पहले तो मैं मोस्ट चीजें बता रहा हूं आपको जो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लेमडा मैक्स, इसको भी क्या बोलते हैं हम लेमडा मैक्स, और इसको भी क्या बोलते हैं लेमडा मैक्स। सर 3 लेमडा मैक्स कैसे, देखो बेटा ये इस ग्राफ का लेमडा मैक्स है, ये इस ग्राफ का लेमडा मैक्स है, और ये इस ग्राफ का, यहां पर ए की जो वैल्यू है ना ई लेमडा मैक्स होता है यहां पर, अरे क्योंकि वाई एक्स पर क्या है ई लेमडा है, वाई एक्स पर क्या है बेटा ई लेमडा। इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना होना ना बेटा, केवल आपको मोटे तौर पे ग्राफ ध्यान रहना चाहिए। दो चीजें मुख्य रूप से आपको ध्यान रहना चाहिए कि ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है, ई लेमडा और लेमडा के बीच में। ये पॉइंट क्या है, ये लेमडा मैक्स है, टॉप पॉइंट क्या है बेटा ई लेमडा मैक्स है। ये दो बातें याद रख ली, ठीक है। ग्राफ का नेचर क्या है कि ग्राफ देखो आगे किसक रहा है, आगे ना समझे, ये टेम्परेचर यहाँ T1 है, ये क्या है T2 है, और यहाँ क्या है ये T3 है। T3 बड़ा है किससे बेटा T2 से, और किससे T1 से। ये चीज आपको थोड़ी सी क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है। T3 क्या है बड़ा है, T2 फिर उससे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है बेटा T1 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो डायरेक्ट यही पूछ लेता है, रिलेशन पूछ लेता है टेम्परेचर के अंदर, है ना। एक इस ग्राफ से क्या ध्यान रखना है, देखो ग्राफ से जो ध्यान रखना है बस डायरेक्ट, और इसके अलावा इसका कुछ भी याद नहीं करना आपको, बस मोटे तौर पे ग्राफ ध्यान रहना चाहिए, टेम्परेचर का रिलेशन ध्यान रहना चाहिए, लेमडा मैक्स के बारे में ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, एक और चीज ध्यान देना है यहाँ पे, अगर आपसे है ना ये ग्राफ दे दे, किसके बीच में ग्राफ दे दे बेटा ई लेमडा, बोलो किसके बीच में दे दे बेटा ई लेमडा और लेमडा के बीच में ग्राफ दे दे आपको, है ना, किसके बीच में दे दे बेटा ई लेमडा और लेमडा। बोले कि इसका जो एरिया है ना, एरिया है ना, क्या बेटा एरिया कितना होगा, तो इसके एरिया का डायरेक्ट मैंने क्या बोला, बस ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। इनकी डेरिवेशन वगैरह, इनकी थ्योरी वगैरह कुछ याद नहीं रखनी, जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट माइंड में फिट होना चाहिए। अगर आपको ई लेमडा और लेमडा के बीच में ग्राफ दे दे तो इसका जो एरिया है ना, एरिया वो इक्वल होगा इंटीग्रेशन ई लेमडा डी लेमडा की। बोलो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ई लेमडा डी लेमडा। हालांकि ये तो वही हो गया ना, मैंने बता रखा है आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है वाई डॉट एक्स, ये वाई डॉट एक्स। अब हमने इसको इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि इसमें हमने स्मॉल पार्ट लिया होगा, एक क्या लिया होगा स्मॉल पार्ट लिया होगा, स्मॉल पार्ट की डिस्टेंस क्या ली होगी डी लेमडा। अरे यस और नो, मैं बताऊंगा इसका एरिया दोबारा निकाल के। देखो मैं एक बार बता दूं, थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, अब इसका जो एरिया निकाल रहे हैं तो ऐसी शेप का एरिया तो मैं निकालना आता ही नहीं है ना बेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसमें एक स्मॉल पार्ट ले लिया, ये पट्टी ले ली, देखो ये पट्टी। अब बताओ ये पट्टी क्या लग रही है आपको, रेक्टेंगल। बोलो क्या लग रही है, रेक्टेंगल। तो इसकी जो ये चौड़ाई है ना, ये कितनी हो जाएगी डी लेमडा। अरे इसकी चौड़ाई कितनी हो गई डी लेमडा, और इसकी जो हाइट है ना वो कितनी हो गई ई लेमडा। अरे यस और नो। अब बताओ इसका जब एरिया निकालूंगा मैं, केवल इस रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया की ट्रिक क्या, रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल बी, तो एल बी क्या हो जाएगा ई लेमडा और ये डी लेमडा। लेकिन ये एरिया क्या निकला डी ए। अरे ये थोड़ा निकला, और थोड़े से पूरा निकालने के लिए क्या कर दो बेटा इंटीग्रेशन कर दो ई लेमडा डी लेमडा। अरे यस और नो। और ये करते हैं लेकिन जीरो से इन्फिनिटी। पूछो क्यों, क्योंकि वेवलेंथ की 0 से इन्फिनिटी होती
वेरी गुड, वेवलेंथ 0 से इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन एक और लॉजिक है, जब ये ग्राफ बनाते हैं ये ग्राफ टच कर रहे हैं क्या, तो हम ये मान के, यहाँ तो मैंने करवा दिया कोई बात नहीं है ना, ये मान के चलते हैं कि ये कहाँ टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। तो 0 से इन्फिनिटी, आप तो डायरेक्ट ये याद रखना कि इसके अंदर एरिया की ये ट्रिक होती है, ठीक है, और इसका जो एरिया है ना सिग्मा टी की पावर 4 को फाइंड करता है, बस ये ध्यान रखना। किसको फाइंड करता है, सिग्मा टी की पावर 4 को, बस ये E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 को, इसका एरिया, बस, और कुछ भी याद नहीं रखना, डायरेक्ट ज्यादा डीप में नहीं जाना। मतलब इस एरिया से क्या निकल सकता है, स्टीफन लो, इसका एरिया ऐसे याद रखो, इसका एरिया किसके इक्वल होता है, स्टीफन लो के, बस बात खत्म। इसका एरिया किसके इक्वल होता है, स्टीफन लो के, बात खत्म। किसके इक्वल, स्टीफन लो के। अरे यार बेटा एक और चीज बताऊं, इसमें से मैं ना एक पॉइंट भी नहीं छुड़वा रहा हूं आपको, मतलब पूरा मतलब हर एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि इतना डीप में हमारे आता नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि हमने इतनी, एक बार तो थर्मो में इतनी मेहनत की, इतनी सारी चीजें पढ़ी, एक छोटी सी चीज अगर हम छोड़ दें और क्वेश्चन वहीं से आ गया तो बताओ हमारी तो पूरी मेहनत कितनी हो गई, जीरो हो गई ना। इतना पढ़ना नहीं पढ़ना क्या हो गया, बेकार हो गया ना। तो आपको बेटा नोट्स में तो होना चाहिए, एक बार नजर में होना चाहिए, आ जाए तो आप क्या कर दो, वहाँ पे टिक कर दो ना, मैं छुड़वा नहीं रहा हूँ। तो बताओ ये वाली बात समझ में आ गई आपकी, ये थोड़ा मोटे तौर पे आपको याद रखना है, इसको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, ठीक है ना। ये हाई लेवल पे ग्रेजुएशन में आता है, लेकिन यहाँ पे आपके बस इतना सा है, थोड़ा सा नॉर्मली बस इसका व्यू, बस हाँ ऐसा डायग्राम था बायो में, जैसे डायग्राम याद रखते हैं ना अपन, तुम तो ये मान के चलो कि ये बायो का डायग्राम है एक, बस उसमें ध्यान रखना है कि हाँ डायग्राम, आपको डायग्राम तो याद ही रखना पड़ेगा ना, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई, ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है, वो तो मानना ही पड़ेगा आपको, हाँ ऐसा होता है वैसे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, कुछ और चीज यहां से इससे कंक्लूजन निकल रहा है ग्राफ से, पूछो क्या, इसका लेमडा मैक्स, एक बार बताओ इस ग्राफ का लेमडा ज्यादा है या इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, लेमडा मैक्स, लेमडा मैक्स किसका ज्यादा है, T3 का लेमडा मैक्स क्या है, ज्यादा है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी, कैसे ज्यादा है यार, कैसे पढ़ रहे हो आप, अरे भाई एक्स एक्स पर क्या है, लेमडा मैक्स है, तो इसका तो T3 का तो लेमडा यही आ गया, अरे यार नहीं आई बात समझ, और इसका लेमडा सबसे ज्यादा है T1 का, अरे यार एक्स पर क्या ले रहे हैं, लेमडा ले रहे हैं, तो लेमडा सबसे ज्यादा किसका है, T1 का सबसे ज्यादा है, फिर T2 का है, फिर T3 का है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर घटने पर लेमडा बढ़ रहा है। देखो इधर चलो ना आप, इधर चलने पर लेमडा बढ़ रहा है, लेकिन इधर चलने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी टेम्परेचर घटने पर लेमडा बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो लेमडा मैक्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। यह बात बताई थी वीन ने, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। आगे बात समझ, क्या बोलते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। याद रह जाएगी क्या, पक्का मान लो, विश्वास कर लो ना मैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो होता है B1/T, बी होता है B, इसको बोलते हैं बीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। बोलो क्या बोलते हैं इसको, बीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट B को। और इसकी जो वैल्यू है ना वो याद रखना बेटा 2.89, 9 को 3 से डिवाइड करो 3 मिली केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है, वो सॉरी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू। और ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां से भी क्वेश्चन उठने के चांस बनता है डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी। इसमें बस अरे यार सबसे, इसमें एक बात बताऊं, जितना भी पढ़ा है ना सबसे सुंदर फॉर्मूला इसी का है बेचारे का, कुछ भी नहीं है, लेमडा मैक्स इक्वल टू B/T है, बस उसकी में B की वैल्यू क्या है 2.89 मल्टीप्लाई 10⁻³ नहीं, ये मिली, सॉरी मिली बोला क्या मैंने, मिली नहीं है, मीटर केल्विन है, मीटर केल्विन है ना, क्या ये मीटर केल्विन है, ध्यान रखना बेटा ना, मिली केल्विन नहीं है, क्या है मीटर केल्विन है ना, इसकी यूनिट जो है वो मीटर केल्विन होगी। देख लो ना यहाँ से लेमडा क्या होगा मीटर, और टी इधर जाएगा तो क्या होगा केल्विन, और ये वैल्यू इसकी थोड़ी सी आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है, ठीक है। चलो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये चीजें होगी, ग्राफ वाला मामला समझ में आ गया। यहां से एक तिगड़मबाजी और ध्यान रखना आप थोड़ी सी, अगर मान लो लास्ट बता रहा हूं बेटा, बस लास्ट अगर ई और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ पूछ ले आपसे, किसमें, ए और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ पूछ ले,
कुछ ऐसा आता है ग्राफ, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मिटा रहा हूँ, मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। ये ऐसा आता है इसका, ये देखो, ये T1 T2 T3 और T3 बढ़ा है किससे, T2 से और T1 से। आप ये सोचो बस इस ग्राफ में थोड़ा सा लफड़ा है, ये ग्राफ थोड़ा सा इधर खिसक गया और ये इधर है, उल्टा हो गया इसका। और मुझे पता है लेमडा और फ्रीक्वेंसी उल्टा ही होती है, अरे इन्वर्सली होती है। तो आप माइंड में ऐसे सेट कर लो ना कि अच्छा इस ग्राफ का क्या होना है, इधर उल्टा होना है। अरे यस और नो, यानी कि एक तरह से जहां लेमडा मैक्स आ रहा था वहां लेमडा, अरे यार जहां लेमडा मैक्स पर T1 क्या आ रहा था, कम आ रहा था, वहीं V मैक्स पर न्यू मैक्स पर T क्या आएगा, मैक्स आएगा, मैक्सिमम आएगा। अरे सीधा तौर पे इसका उल्टा है, बस इतना सा ध्यान रखना है। बोलो यस और नो, पक्का? थोड़ी सी बात और बता देता हूँ, जब इतना ही बता दिया तो उसको क्या ही छोड़ू, है ना। एक और आता है इसके अंदर बेटा, यार देखो मैंने क्या बोला, ये रेडिएशन, इसलिए तो मैंने सबसे लास्ट में रखा है इसको, है ना, कि लास्ट में ज़्यादा बीच में बोर नहीं करेंगे बच्चों को। देखो एक इसके अंदर आता है सोलर कांस्टेंट। क्या आता है, सोलर कांस्टेंट आता है एक, है ना, सोलर कांस्टेंट, ध्यान रखना बेटा, सोलर कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, सोलर कांस्टेंट को एस से डिनोट करते हैं। बताओ किससे डिनोट करते हैं, एस से। मेरे से पूछो होता क्या है, सन है ना, सन रेडिएशन देता है सर, जगह जाहिर बात है, आप क्या बता रहे हो। जो सन रेडिएशन देता है ना, मान लो अर्थ है, अर्थ पर ब्लैक बॉडी पड़ी हुई है और सन से उसकी रे का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो वो जो ब्लैक बॉडी रखी हुई है 90 डिग्री पर, वो उसका यूनिट सरफेस यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है। सर ऊपर से निकल गया, यूनिट, उसकी यूनिट सरफेस, कौन सी, यूनिट सरफेस, है ना, यूनिट टाइम में, किस में, यूनिट टाइम में एनर्जी, गेन एनर्जी या गेन हीट बोल दो, गेन हीट इक्वल टू एस। यस, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, गेन हीट बाय यूनिट सरफेस यूनिट टाइम एट 90 डिग्री एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट या ब्लैक बॉडी फ्रॉम सन। ये लो, ये इसको सिस्टमेटिक लिख दिया अपन। ठीक है बेटा, कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से तो शुरू होती है। ठीक है ना, यह है एस का एक फॉर्मूला निकलता है एस का क्या निकलता है, एक फॉर्मूला निकलता है। और इस एस का जो एक फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है ER² D²। क्या होता है, ER² D²। सर आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ सन। आर जनरली 6400 किलोमीटर होती है। अरे सॉरी 6400 नहीं होती, सन वो तो अर्थ की होती है, अर्थ की होती है 6400 तो। ठीक है ना, सन की अभी देखते हैं कितनी है, वो याद रख लेना, बाकी तो क्वेश्चन में गिवन होगा। सन की रेडियस नहीं होती, वो 6400 किसकी होती है, अर्थ की रेडियस होती है ना। इसकी 7 समथिंग होती है, देख लेंगे एक बार, अर्थ से तो बड़ा है ना। एक डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, बोलो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, बोलो क्या, बिटवीन सन एंड अर्थ। बोलो क्या है ये, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेटा हम यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे यूनिट के टाइप्स, लार्ज यूनिट के टाइप्स, तो उसमें 3 है, लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे बड़ी जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है पारसेक, सबसे बड़ी। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस होती है। कितनी होती है, एवरेज डिस्टेंस। इसकी वैल्यू होती है, आप तो डायरेक्ट याद रखना, 1.5 × 10⁻11 मीटर। बोलो क्या याद रखना,
मतलब अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, वो कितनी याद रखना, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 मीटर। बोलो कितनी बेटा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 मीटर, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 मीटर, याद रह जाएगा पक्का। कितनी बोलो वापस बताओ, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 मीटर। क्या है ये, क्या है माइनस, कहाँ बोला मैंने, कब बोला माइनस, प्लस प्लस, माइनस तो ही नहीं सकती, माइनस होती तो सन को ऐसे पकड़ लेते और सन को ऐसे पकड़ लेते, तुम्हारा क्या हाल होता है ये भी सोच लो। तो मेरी बात को सुनो, चलो ये डिस्टेंस तो हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां सुनो, आर की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू, आर की वैल्यू भी मैं आपको क्लियरिफिकेशन कर दूंगा कि जो सन की रेडियस मानी गई है वो कितनी मानी गई है। यहां स्टीफन लॉ से इसको और थोड़ा सा ना फॉर्मूले को अच्छा और किया जा सकता है। आप बोलो तो सर करना क्या चाहते हो। देखो सिग्मा टी की पावर 4 आर स्क्वायर डी स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत है क्या यार। सर क्या किया, अरे भाई ई की वैल्यू पुट की है, सिग्मा टी की पावर 4, बाकी तो फॉर्मूला क्या है, ऐसा का ऐसा है। अब इसमें से कुछ भी अननोन हो, कुछ भी हो, वो आप देख लेना। पहले ये बताओ एस की यूनिट क्या होगी, सबसे पहले तो ये बताओ एस की यूनिट क्या होगी। क्या मैं लिख सकता हूं वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्या मैं सही हूं तो एस की यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, पक्का लिख सकते हो क्योंकि सर आपने बोला था कि जो एस है ना, एस वॉट मतलब कि एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया और टाइम। अरे यस और नो, लिख सकता हूं क्या, बोलोगे सर पक्का पक्का लिख सकते हो आप, है ना, कंफर्म लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वैल्यू है ना वो 1340 होती है, ध्यान रखना। हाँ एस की, ये लो, और क्या चाहिए। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1340 होती है, 1340 होती है। बोलो यस और नो, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। सन का टेम्परेचर 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 है ना। इसकी रेडियस ये भी लिख लो बेटा, 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर। बस पूरा डेटा क्लियर है साहब। अब आपका ये रेडिएशन में एक लाइन भी नहीं पढ़ने वाले, ये पूरा खत्म हो गया रेडिएशन। बस ये मोटे तौर पे इन चीजों को आप याद रखना, बस ये पूरा फिनिश है। देखो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है ना, एक एक पूरी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। इससे पहले एक और चीज याद रखना बेटा, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट ये है कि अगर S1 ज्यादा है, S2 ज्यादा है, S3 ज्यादा है तो T1 ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा, T3 ज्यादा होगा। अरे क्या बोल दिया मैं, T1 सबसे ज्यादा होगा, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा, सबसे कम, है ना। यह है कूलिंग टाइम, बोलो क्या है, कूलिंग टाइम। और S क्या है, बोलो स्पेसिफिक हीट। पहले वाले ग्राफ में शायद अलग लिखा है। ये तो ग्राफ तो ही नहीं है, तो अलग है। नहीं इसमें आपने बोला था ना इस वाले ग्राफ में कि वो T1। अरे वो लेमडा टी के बीच में है, और लेमडा और वो टी टेम्परेचर है। ये बेटा जी ये टी है ना, ये टी टाइम है। टाइम का तो ग्राफ बनाया नहीं हमने, ये क्या है टाइम। अरे मेरा कहने का मतलब ये है जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी ना उसको ठंडा होने में भी क्या लगेगा, टाइम। उसको ठंडा होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ये ध्यान रखना। जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या है बेटा, ज्यादा है। अभी सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब अच्छे ध्यान दो। तुम मुझे एक चीज बताओ, जैसे पानी है, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो पानी को ठंडा होने में क्या लगता है बेटा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। मैं बताऊं, एक लोहे का ऑब्जेक्ट लो, आप लोहे का गोला लो, एक पानी लो, दोनों को गर्म करो, सेम टेम्परेचर रख दो, दोनों को ठंडा करो, लोहे का गोला जल्दी ठंडा होगा कंपेयर टू पानी। पानी धीरे धीरे ठंडा होगा क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा, मतलब ये डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन है, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी ना उसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि इससे एक चीज निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस। लेकिन ये टाइम कौन सा भाई, कूलिंग, हाँ कूलिंग टाइम, ठंडा होने का टाइम जो है ना। अब देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल जो है हम करते हैं। एग्जाम्पल है 27। देखो 27 एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लेमडा मैक्स फॉर द मून इज 14.5 माइक्रोन। माइक्रोन लिखा हुआ है, 14.5 क्या लिखा हुआ है बेटा, माइक्रोन लिखा हुआ है। और माइक्रोन का मतलब म्यू होता है, ध्यान रखना। और ये लेमडा मैक्स है, बोलो क्या है, लेमडा मैक्स।
तो लेमडा मैक्स बेटा माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, म्यू का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। अरे माइक्रोन का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻⁶ मीटर। बोल रहा है टेम्परेचर बताओ, टी बताओ। अरे क्या पूछ रहा है, बोलो टेम्परेचर बताओ, कोई दिक्कत नहीं बता देंगे, क्योंकि हमें पता है वी इन डिस्प्लेसमेंट लो, आपको पता है कि लेमडा मैक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है 1/T, सॉरी B/T। तो टी इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा B/λ मैक्स। क्वेश्चन तो आसान आते हैं इसके। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू बी की वैल्यू 2.89 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा लेमडा मैक्स 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। सोल्व कर लेना, ठीक है ना। अरे यही था ना अपने पास, मतलब 14.5 जो भी है। अच्छा ध्यान रखना, आंसर किस में आएगा, वो तो केल्विन में आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल बात करो किसकी बेटा, 28 की। यहां आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। मैंने वैसे बोला कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां आप स्टीफन लॉ को कंसीडर करो। किसको कंसीडर करो, स्टीफन लॉ को कंसीडर करो ज्यादातर। दूसरी बात क्या है कि लिखा वर्ड अलग होगा लेकिन उसकी यूनिट अलग होगी, तो वहां से आपको पहचानना भी पड़ेगा। लिखा अलग होगा, यूनिट अलग होगी, नाम में खतरनाक कंफ्यूजन होगा। थोड़ा आपको ना यहां एक्सपीरियंस काम में लेना है, क्वेश्चन जो सोल्व करोगे उसका एक्सपीरियंस। क्या जब भी ऐसा आता है तो ऐसा लेते हैं, वर्ड पे ध्यान नहीं देते, जो लिखा हुआ है ध्यान नहीं देते, ऐसा लेते हैं। अरे आगे मेरा सुनने, यहां थोड़ा एक्सपीरियंस काम में आएगा आपका, वो लेना पड़ेगा। देखो कैसे, क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक 28 में दे रखा है कि टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए बॉडी इज 400 जूल। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो कितनी है, टोटल 400 जूल है, यानी कि क्यू माना था अपन ने इंसिडेंट को, क्या माना था, क्यू। बोल रहा है कि 20% इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। कितनी, इसकी 20%। तो रिफ्लेक्ट को क्या लिखते हैं, QR। तो 20%, 400 का 20% कितना होगा, 80। अरे 400 का 20% कैसे निकालेंगे, 400 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100। अरे यस और नो, बोल रहा है कि इंसिडेंट जो हीट है ना उसका 20% कैसे निकालते हैं, 400 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 80। क्या मैं सही हूं क्या, तो ये 80 जूल तो क्या हो गई भाई साहब, रिफ्लेक्टेड हो गई। ये बोल रहा है एंड 120 जूल एब्जॉर्ब्ड, यानी कि 120 जूल क्या हो गई बेटा, ये हो गया QA, ये QA हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया इसने, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये हीट ही दे रखी है, नॉट पावर। अरे एब्जॉर्बिंग पावर नहीं दे रखी है, एब्जॉर्ब्ड हीट दे रखी है। आगे बोल रहा है देन फाइंड द ट्रांसमिटिव पावर। ट्रांसमिटिव पावर पूछ रहा है, ट्रांसमिटिव पावर यानी कि टी पूछ रहा है भाई, टी पूछ रहा है। और टी हम जानते हैं टी क्या होता है, टी होता है, बोलो बोलो QT डिवाइडेड बाई Q, बोलो यस और नो। ये ट्रांसमिटिव पावर पूछ रहा है, यानी टी पूछ रहा है, और टी क्या होता है, QT डिवाइडेड बाई Q होता है। और परसेंटेज में मैंने बताया था, ये परसेंटेज में निकालने के लिए बोले तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 में, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन आएगा ना वो परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा, परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब बताओ मेरे को, सबसे पहले तो मेरे को Q तो पता है, ये निकालने के लिए QT निकालना है, तो मुझे पता है Q इक्वल टू क्या होता है, QA प्लस QR प्लस QT, बोलो यस और नो बेटा। तो Q मेरे पास में कितना है बेटा, 400 है। QA बेटा मेरे पास में कितना है, 120 है बेटा। QR कितना है मेरे पास में, 80 है। और Q2 निकालना है तो ये 200 हो गया, तो मेरे हिसाब से Q2 200 आ गया, अगर मैं सही हूं तो। और अगर मैं यहां से T निकालने जाऊंगा तो बेटा यहां लिखूंगा मैं 200 डिवाइडेड बाई कितना, Q कितना है बेटा, 400 है, बोलो यस और नो बेटा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, हाफ आ जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब अगर इसको परसेंटेज में निकालना है मेरे को, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। बस परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो ये कितना आ जाएगा, 50%, बोलो यस ऑन, 50%। यानी कि सीधे तौर पे बात करें तो 50% हीट क्या होती है, यहां से ट्रांसमिट होती है ना। फटाफट कॉपी करो जल्दी से। कपड़ों का अपने यहां व्यापारी नहीं बनना, बाकी ठीक है। देखो सुनो, एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, 29 की, है ना। तो 29 के अंदर ये बोल रहा है द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट है। एक मैं बताऊं, इसमें लैंग्वेज इतनी परेशान करेगी ना आपको, नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, बोलेगे ऐसे तो कभी सुना ही नहीं, और सुनना भी क्यों है, हमें तो डिजिट से मतलब है ना। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से समझा रखा है, फिजिक्स में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो नए सुनते हो तो सुनना ही नहीं है हमें तो डिजिट से मतलब है। ये बोल रहा है कि जो लैंप है ना वो काम कर रहा है 2000 केल्विन टेम्परेचर पे। बताओ लैंप का टेम्परेचर क्या दे दिया भाई, लैंप जो है हमारे पास में, मान लो कोई लैंप है और इसका जो टेम्परेचर है ना हमारे पास में दे दिया 2000 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। तो से देट इसको टी मान ले, हम क्या मान ले, टी।
क्योंकि हम आपको पता है ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को क्या मानते हैं, टी मानते हैं, सराउंड के टेम्परेचर को क्या मानते हैं, टी नॉट मानते हैं। ये बोल रहा है इट्स इमिसिविटी ट्विस्ट, ट्विस्ट देखना, ये लिख रखा है इमिसिविटी 0.3। इमिसिविटी मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे, इमिसिविटी और रिलेटिव इमिसिविटी, याद करो आप। अरे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? इमिसिविटी को एब्सोल्यूट इमिसिविटी भी कहते हैं। और इमिसिविटी में आपको पता था वो था Q डिवाइडेड बाई ए टी लेमडा, नहीं होके K था, टेम्परेचर था। Q डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई टेम्परेचर, ये था इमिसिविटी में। अरे यस और नो? उसकी यूनिट थी जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन। अरे यस और नो यार, याद करो पुरानी बातें, कल वाली बातें याद करो अभी। अब सुनो, अब हम इसको क्या मान बैठेंगे, इमिसिविटी, लेकिन आप देखो इसकी यूनिट दे ही नहीं रखी। और हमें पता है इसके जस्ट नीचे पढ़ा था हमने रिलेटिव इमिसिविटी, और वो यूनिटलेस होता है, यानी कि ये ER है एक तरह से हमारे लिए। यही ट्विस्ट, मैंने क्या बोला, यही तो ट्विस्ट है। कई बार शब्दों को इग्नोर करना पड़ेगा, चीजें देखनी पड़ेगी। अरे यार देखो ना, इसके नीचे यूनिटलेस नहीं था कि ER, रिलेटिव इमिसिविटी, तो एक तरह से ये किसका काम कर रहा है, ER का। लिखा इमिसिविटी है, लिखा क्या है, लेकिन है क्या, ER। क्यों, यूनिटलेस है। वो होता तो इसकी यूनिट क्या आती, जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन, जो कि नहीं है, नहीं है तो ER है। ठीक है, जिंदाबाद ER। अब देखो, फाइंड द सरफेस एरिया, ये पूछ लिया, फाइंड द सरफेस एरिया, है ना। और पावर दे दी, इसकी पावर दे दी 25 वॉट, ये पावर दे दी। और बोल रहा है स्टीफन कांस्टेंट। अब देखो यहां तो इसने इजी कर दिया, पूछे क्यों, क्योंकि ये नाम दे दिया क्या, स्टीफन कांस्टेंट, तो फिर तो पूरा ही सोल हो गया कि पता है स्टीफन कांस्टेंट आते ही तो सबको पता लग गया सर E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 लगा दो। देखो बात ही चुपचाप रहो। और तो सर वो दूसरा वाला भी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दो टेम्परेचर नहीं है, तो सर ये तो आ गया, लेकिन वहां स्टीफन कांस्टेंट नहीं देगा, वो वैल्यू नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा। अब पहचानो, एरिया निकालना है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, बेटा ध्यान दो, आप खुद ही देखो ना यार, टेम्परेचर दे दिया, एरिया पूछ रहा है, पावर दे दिया, पावर का मतलब Q अपॉन T दे दिया। पावर का मतलब क्या है, Q अपॉन T तो पावर है। अरे पावर को हम क्या लिखेंगे, P इक्वल टू Q अपॉन T, क्योंकि आपको पता है Q क्या होता है, जूल, और T क्या होता है, टाइम सेकेंड, और इसी को तो हम क्या लिखते थे, वॉट। याद करो ना यार बेटा, मैंने लिखा भी था ना साथ के साथ। तो यहां से अच्छा, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होती है, 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -8। एक यही तो है जिसकी वैल्यू थोड़ी सिस्टमेटिक है ना, 5 6 7 8 गिनती सिखा रही है। अब देखो E को क्या लिख सकता हूं मैं, Q अपॉन A T, और इधर क्या आ जाएगा, ER सिग्मा, क्योंकि अदर बॉडी के लिए क्या होता है, ER सिग्मा T की पावर 4। अरे यार नॉन अदर सब बॉडी के लिए बताया था ना मैंने। अब बताओ यहां से मुझे क्या चाहिए, A, तो प्यारे बच्चों ये तो क्या हो गया, पावर, तो ये हो गया P डिवाइडेड बाई ER सिग्मा T की पावर 4, और ये A। क्या गलत बोला क्या यार मैं? तो प्यारे बच्चों P की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, 25, ER की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.3, और ये कितना है, 5 6 7 8, T की पावर 4 कितनी है भाई, 10 टू पावर 3, और इसकी पावर 4। ज्यादा इजी पड़ेगा भाई। अरे 2000 को आप लिखो 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या लिखो, 3 लिखो, नहीं आई समझ, पक्का आ गई क्या? इसको सॉल्व कौन करेगा, हाँ एरिया, और ये किस में आएगा भाई, मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया का मतलब अगर सरफेस नाम दे देते तो सरफेस भी क्या है, एरिया ही है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अब देखो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, बताओ कौन सा, 30। बताओ क्या देख रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल 30। तो एग्जाम्पल 30 देखो, ये बोल रहा है ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन log E एंड log T। बोलो क्या बेटा, log E एंड log T के बीच में ग्राफ पूछ लिया, कोई समस्या नहीं है ना यार, पूछ लेने दो। किसके बीच में ग्राफ पूछा बेटा, log E और T के बीच में। बेटा हम जानते हैं E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 होता है। अरे हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा T की पावर 4 होता है स्टीफन लॉ में। अब बताओ log चाहिए तो दोनों पक्षों में क्या ले लो, log, तो log E इक्वल टू क्या हो जाएगा, log सिग्मा T की पावर 4। अरे यार log चाहिए तो दोनों पक्षों में क्या ले लो, log। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ log E तो एजीटीज रह जाएगा, और यहाँ आपको पता है log सिग्मा प्लस log T की पावर 4। बोलो क्या किया मैंने, क्योंकि log AB का फॉर्मूला बताया था, log A प्लस log B होता है। अरे यस और नो,
लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर है? बोलो कि सर बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा लॉग ई इक्वल टू फॉर लॉग टी प्लस लॉग सिग्मा। फॉर, अरे फॉर पावर क्या आ गई? आगे आ गई ना, क्योंकि लॉग में पावर होती है। अब इसको टी को पहले क्यों लिखा? क्योंकि ई और टी में ग्राफ चाहिए। आपको बताइए इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक तरह से y कौन है? लॉग ई वाई है, और लॉग टी क्या है? x है। अरे यस और नो? तो लॉग टी का कोफिशिएंट क्या है? स्लोप, और स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव। अरे स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और c एक तरह से हमारे लिए क्या है? लॉग सिग्मा है। अरे यार लाइन के ग्राफ समझा रखे हैं, सिखा रखे हैं यार, क्या बात करते हो आप? बहुत अच्छे से सिखाया मैंने। अरे यस और नो? तो एक बात बताओ, y पर log e, तो log e पूरा ही क्या है हमारे लिए? तो y है। log t पूरा ही क्या है? x है। x का कोफिशिएंट 4 जो पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर आप एक चीज कर सकते हो ना, यहां थोड़ा सा मैं स्टार लगाऊंगा, यहां पर ये गलती कर दोगे क्योंकि आपको c नजर आ रहा है log सिग्मा, और c आपको नजर आ रहा है प्लस के अंदर सीधे तौर पे। क्योंकि हम लाइन तभी बना सकते हैं जब हमारे पास में m और c के साइन हो। हम लाइन का ग्राफ तभी बना सकते हैं जब किसके साइन हो? m और c के साइन हो। बेटा एक बात याद रखना, यहां ट्विस्ट बड़ा भारी ट्विस्ट है, ये हमेशा के लिए याद रखना, है ना? क्या ट्विस्ट है? सिग्मा की वैल्यू 1 से कम होती है बेटा। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 1 से कम होती है। देख लो ना यार, सिग्मा की वैल्यू तो कितनी आ रही है? 5.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -8, तो ये वैल्यू आएगी 0. कोई बोलेगा अरे सॉरी ये, अरे लाला इधर भी देखो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम? हाँ, तो ये आएगी 0.000000567। कितने जीरो बोला मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी पता नहीं रखना है। मेरी बात को आप समझो, सिग्मा की वैल्यू आएगी 1 से कम, और अगर सिग्मा की वैल्यू लॉग में अगर वैल्यू यहाँ 1 से कम होती है तो लॉग की वैल्यू आती है नेगेटिव। ध्यान रखना बेटा, लॉग x इक्वल टू नेगेटिव होता है जब x की वैल्यू क्या हो बेटा? लेस देन क्या हो? 1 हो। अब खास बात क्या हुई कि जब हम लॉग सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो वो किस में आएगी? नेगेटिव में। तो हमारे लिए यहां c दिखता हुआ पॉजिटिव है लेकिन है क्या? नेगेटिव। यहां ट्विस्ट भरा हुआ है। यहां थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, उसको ऑप्शन के हिसाब से गलत कर देंगे। तो माइंड में बिल्कुल फिट कर लो कि लॉग सिग्मा यहां पर क्या है? लॉग सिग्मा यहां पर नेगेटिव है। लॉग सिग्मा यहां पर क्या है? नेगेटिव है। माइंड में फिट कर लो कि लॉग सिग्मा नेगेटिव है। प्यारे बच्चों, अगर लॉग सिग्मा यहां पर नेगेटिव हो गया तो मुझे एक बात बताओ, ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले सी क्या है? इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्स। तो वाई एक्स पर नेगेटिव कहां आएगा? वाई एक्स पर सर नेगेटिव यहां आएगा। अब लाइन इससे जानी है, अब लाइन इससे ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, डिपेंड ऑन स्लोप। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो लाइन कैसे जाएगी? ऐसे। ये ग्राफ आएगा ऐसे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉपी करो सर। रेडी अंतिम अवस्था में है, लेकिन ये वीडियो सेव तो हो जाएगा नहीं बंद होते ही? मैं ना